नमस्कार दोस्तों, अनप्रोफेशनल एजुकेशन पर मैं राजीव रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग रिसेंटली न्यूज़ में चल रहे एमपी लैड स्कीम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को दे दूं कि जो हमारा बिहार जनरल नॉलेज की जो वीडियो सीरीज है उसका जो दूसरे चैप्टर का पहला पार्ट वो कल अपलोड हो जाएगा। इन केस अगर कल नहीं होता है तो परसों डेफिनेटली वो अपलोड हो जाएगा। सो जो लोग वो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि एमपी लैड स्कीम न्यूज़ में क्यों है और इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हमें एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से एमपी लैड स्कीम को 2 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया है। 2 साल तक इस स्कीम के पोस्टपोन हो जाने की वजह से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में लगभग 7,900 करोड़ रुपीस जमा हो जाएंगे, यानी कि लगभग 7,900 करोड़ रुपीस की सेविंग हो जाएगी, जिसका कि कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने में यूज़ किया जा सकता है। हालांकि जो ऑपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने गवर्नमेंट के इस फैसले को काफ़ी कंडेम किया, क्रिटिसाइज़ किया। उनका कहना था कि ऐसे महामारी के समय में ये स्कीम एमपीज़ के लिए काफ़ी यूज़फुल होता, ताकि वो अपने जो लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें जो लोग हैं उनकी मदद कर सकते थे। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी आर्गूमेंट जो है वो रखा गया और ऑपोजिशन ने भी इसे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, इस डिसीजन को काफ़ी ज़्यादा गलत बताया। इन दिस केस ये जो स्कीम है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे भी इस स्कीम को लेकर के काफ़ी समय से ये डिबेट चला आ रहा है कि ये स्कीम का जो पर्पस को देखते हुए इस स्कीम को बनाया गया था, क्या ये स्कीम अपने उस पर्पस को फुलफिल कर रहा है या नहीं, क्या इस स्कीम को आगे चलाया जाए या फिर इसमें काफ़ी बदलाव की ज़रूरत है और इसको बदलाव कर करके आगे चलाया जाए। तो पिछले कुछ समय से इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन भी हो रहा है। इसलिए ये क्वेश्चन जो है, ये जो स्कीम है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और ऐसा उम्मीद भी है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाए या फिर यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में भी इसके आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। प्री में भी आ सकते हैं और मेंस में भी इसके बारे में लिखने के लिए आ सकता है। इसको काफ़ी अच्छे से तैयार करना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एमपी लैड के बारे में जानते हैं। एमपी लैड स्कीम का जो फुल फॉर्म है अगर देखें तो वो है एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। नाम से ही ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर है कि ये जो लोकल एरिया है उसके डेवलपमेंट को लेकर के ये स्कीम को बनाया गया है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसको 23 दिसंबर 1993 में बनाया गया था, इसको लेकर के आया गया था, इसको लॉन्च किया गया था। उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया था। उस टाइम पर इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिबेट चल रही थी कि जो एमपीज़ हैं कम से कम उनको कुछ पर्सनलाइज फंड एलोकेट किया जाए, ताकि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो लोकल जो उनके जो वहाँ पर लोकल जो मांगे उठती हैं या फिर जो लोकल लोगों को जो छोटी मोटी काम होते हैं उसको वो लोग करा सके। उसके लिए उनको किसी सेंट्रल या फिर स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम को यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि वो लोग अपने तरफ से उस काम को करवा सकते हैं। उसको देखते हुए उस टाइम पर गवर्नमेंट ने ये स्कीम को लॉन्च किया था। जब ये स्कीम को लॉन्च किया था तब उस समय जो फंड मिलते थे एमपीज़ को वो 5 लाख रुपए के फंड दिए जाते थे। शुरुआत में जब स्कीम को लॉन्च किया गया था तब यह स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में ऑपरेट किया जाता था, यानी कि यह स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से चलाया जा रहा था। बट बाद में इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से हटा करके
मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर डाल दिया गया। यह स्कीम जो है वो पार्लियामेंट मेंबर्स को इनेबल करता है, उनको पावर देता है कि वो अपने तरफ से जो लोकली फिल्ड नीड है, यानी कि जो अपने लोकल एरिया में जो कुछ ज़रूरतें हैं उसको लेकर के वो रेकमेंड कर सकते हैं कि हाँ मेरे एरिया में ये प्रॉब्लम है और इसका जो है वो काम होना चाहिए। देखिए दोस्तों, एमपी लेड स्कीम में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझना है कि जो फंड एलोकेट होता है वो एमपीज को डायरेक्ट नहीं दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि एमपीज को डायरेक्ट पैसा दे दिया जाता है उनके फंड में या फिर उनके अकाउंट में, और वो सारा का सारा फंड जो है वो एमपी के हाथ में होता है कि वो कैसे उसको यूज़ करे और कैसे उसको खर्च किया जाए, किस कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाए। ये सारी चीज़ें एमपी के हाथ में कुछ नहीं होता है, ये सारी चीज़ें एमपी नहीं कर सकते। एमपी को बस इतना पावर दिया जाता है कि एमपी उस काम को रेकमेंड कर सकता है। वो अपने जिस डिस्ट्रिक्ट को होता है उसमें जो डीएम है या फिर जो रिलेटेड अथॉरिटी है उसको रेकमेंड कर सकता है कि हाँ मेरे एरिया में ये वर्क है और इसको जो है एमपी लैड स्कीम के तहत काम किया जाए। तो वो जो अथॉरिटी है उसको ये होता है कि 25 डेज के अंदर उसको अच्छे से इवेलुएट करके उसको सारे परमिशंस वगैरह क्लियरेंस दिला करके वो काम को इम्प्लीमेंट कराए। तो ऐसा नहीं है कि पैसा जो है वो एमपी के अकाउंट में चला जाता है और एमपी उसको अपने मन से जैसे चाहे उसे खर्च कर सके, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये काफ़ी मिसकंसेप्शन हो जाता है एमपी लैड स्कीम को लेकर के। लोग समझते हैं कि जो पैसा है वो एमपी के अकाउंट में सीधे चले जाता है और फिर एमपी उसको अपने मर्जी से जैसे चाहे वो उसको खर्च कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी इसका प्रोसीजर कैसे चलता है हम लोग आगे देखते हैं। कुछ की फीचर्स है उसको जान लेते हैं हम लोग। इस एमपी लैड के तहत अभी के टाइम में जो एमपीज होते हैं उनको 5 करोड़ रुपीस का फंड जो है वो एलोकेट किया जाता है। शुरुआत में जैसा कि मैंने बताया कि इनिशियली इसमें सिर्फ 5 लाख रुपीस ही एलोकेट होते थे, बट बदलते समय के साथ इसमें भी इंक्रीमेंट हुआ। 5 लाख से 2 करोड़, 2 करोड़ से फिर 5 करोड़ तक ये जो फंड है वो आ गया। इस फंड में ये मैंडेटरी किया गया है कि एमपी लैड का 15% जो फंड है वो शेड्यूल कास्ट एरियाज के लिए खर्च हो तथा 17.5%, सॉरी ये 17.5% नहीं होना होगा, ये 7.5% है, ठीक है। तो 15% एसएस के लिए और 7.5% जो फंड है वो एसटी एरियाज के लिए एलोकेट किया जाना चाहिए। यानी कि ये बिल्कुल मैंडेटरी बना दिया गया है कि जो फंड आया है उसमें से 15% जो है एससी एरिया के लिए और 7.5% जो फंड है वो एसटी एरिया के लिए खर्च होने चाहिए। इसमें एमपी को क्या करना होता है कि वो अपना जो नोडल डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट को वो में वो पैसा खर्च करना चाहता है, सबसे पहले वो उस नोडल डिस्ट्रिक्ट को वो चूज़ करेगा और चूज़ करने के बाद वो उसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इनको उसके बारे में नोटिफाई करेगा। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको नोटिफाई करेगा और जो उस नोडल डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम है उनको उस बारे में नोटिफाई करेगा। उसके बाद वो जो डीएम होते हैं उनको किसी भी काम के लिए रेकमेंड करेगा कि हाँ मेरे एरिया में ये काम करना है, आप इस फंड के तहत ये काम जो है वो कराइए। तो जो भी ऑपरेशन का काम है, जो भी जो पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो करने का काम है, कराने का काम है, वो सारे के सारी अथॉरिटी करती है। इसमें एमपी का कोई रूल नहीं है। जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स यूज करना है उस काम के लिए कुछ भी कराना है तो वो अथॉरिटी यानी कि जो डीएम है वो करेगा। एमपी इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। एमपी सिर्फ करेंगे कि वो रेकमेंड कर देंगे, उसके अलावा बाकी सारा काम, सारा प्रोसीजर जो है वो रिलेटेड अथॉरिटी को सौंप दिया जाता है और वो काम करता है। 5 करोड़ का जो इंस्टॉलमेंट होता है, 5 करोड़ का जो फंड होता है उसको 2 इंस्टॉलमेंट में एमपी फंड में दिया जाता है। जो वर्क होने चाहिए एमपी फंड में, ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके से का काम जो है उसको किया जा सकता है। ये जो एमपी लैड का जो फंड है उसमें सिर्फ वैसे ही काम किए जाते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं और वैसे काम जिससे कि एक लॉन्ग टर्म एसेट जो होता है वो क्रिएट हो सके। जैसे कि कहीं रोड बनवाना हो, स्कूल बनवाना हो या फिर नल की व्यवस्था करनी हो, नल लगाना हो, ये सारे काम किए जाते हैं जो लंबे समय तक पब्लिक यूज़ के लिए होती रहे। इसमें किसी तरह का रिपेयरिंग या मेंटेनेंस का काम जो है वो नहीं होता है। आप पहले से अगर एक रोड है और वो रोड अब खराब हो चुकी है तो इसका मेंटेनेंस के लिए एमपी लैड का जो स्कीम है वो यूज़ नहीं होता है। एमपी लैड का फंड जो है आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। मेंटेनेंस का काम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, वो अपने फंड से करती है। इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि
जो इसका वर्क डिवीजन है उसको लेकर के भी इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। तो इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिसको लेकर के इस स्कीम के ऊपर चर्चा हो रही है कि क्या स्कीम को आगे चलाया जाए या फिर इसमें बदलाव किया जाए। तो हम लोग उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो एमपीज है वो इस फंड को पूरा स्पेंड कर नहीं पा रहे हैं। एमपीज को पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ पर इस खर्चे को खर्च करें, और सारा का सारा पैसा जो है वो साल के अंत तक जो है वो इकट्ठा होते रहता है, खर्च नहीं हो पाता। जैसे ही उस रीजन में चुनाव का माहौल होता है तो एमपीज क्या करते हैं कि चुनाव में वोटर्स को लुभाने के लिए वो सारा पैसा अचानक से एक ही बार में खर्च करना शुरू करते हैं, जिससे कि इस फंड का पॉलिटिकल यूज भी होना शुरू हो गया है। पहला तो ये फंड यूज नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा इसका पॉलिटिकल यूज भी होना शुरू हो गया है। साथ ही साथ इस फंड को यूज करने में काफ़ी पॉलिटिकल इश्यूज भी आ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी स्टेट गवर्नमेंट में एक पार्टी की सरकार है और वहाँ पे जो एमपी है वो किसी दूसरे पार्टी की है। अगर ये एमपी अपने एरिया में कोई काम कराना चाहता है और इसको लेकर के वो रेकमेंड करता है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है जो कि दूसरे पार्टी का है वो इस काम को पूरी तरीके से अप्रूव नहीं होने देती हैं, जिसकी वजह से ये काम जो है वो रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। तो ऐसे भी केसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ऐसे केसेस में भी जो वो पैसा है वो खर्च नहीं हो पाता और जो पैसा है वो यूटिलाइज नहीं हो पाता। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम इसमें देखने को मिल रही है। इसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि जो लोग हैं, यानी कि जो उस एरिया के लोग हैं, वो इस फंड को लेकर के उन्हें पता नहीं है कि इस फंड से किस तरीके के काम हो रहे हैं, और वो उनके जो एक्सपेक्टेशंस है एमपी से वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं। जैसे कि अगर उस एरिया की जो नली है उसको बनवाना हो, हर छोटा सा छोटा काम को लेकर के ये सीधे एमपी के पास जाते हैं और उनका ये एक्सपेक्टेशन होता है कि एमपी इस फंड से इस काम को कराए। बट इसमें ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, ये जो स्कीम के तहत है इसमें एमपीज को फंड मिलते हैं, लेकिन ऐसे ही सिमिलर स्कीम है जिसमें एमएलएस को भी फंड मिलते हैं। साथ ही साथ उस रीजन में आपका जो पीआरआई होता है, यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इनको भी स्टेट से फंड मिलते हैं इसी तरह के जो वर्क है उसको कराने के लिए। तो इसमें क्या हो रहा है कि सारे के सारे जो पीपुल है, लोग हैं, वो एमपीज के पास चले जा रहे हैं एक ही तरह के काम के लिए, जिसके वजह से एमपीज के पास जो है वो बर्डन काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है वर्क को लेकर के। और जो उनका भी जो अगर मान लीजिए कोई काम कराने के लिए आता है और आपके तरफ से वो काम नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं उनको भी इसको लेकर के प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। सो इसमें जो है वो क्लियर डिवीजन ऑफ एरियाज फॉर वर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें जो एरियाज है वो बांट देना चाहिए कि एमपीज किस तरीके के काम करा सकते हैं, एमएलएस किस तरीके के काम करा सकते हैं, कौन से ऐसे वर्क है जो सिर्फ और सिर्फ पीआरआई के अंडर आएगा। इन चीज़ों को डिवीजन करने का प्रॉपर तरीके से भी मांग जो है वो उठ रहा है, इसके ऊपर जो चर्चा है वो चल रही है। इसके साथ साथ एक मेजर प्रॉब्लम है राज्यसभा मेंबर्स को लेकर के। जो एमपीज होते हैं उनको तो एक कंस्टिट्यूएंसी है, एक डिफाइंड एरिया मिल जाता है कि आपको इसके अंदर ही वर्क करना है, लेकिन जो राज्यसभा मेंबर होते हैं उनका जो वर्किंग एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। उनके अंदर कम से कम 3-4 डिस्ट्रिक्ट जो है वो आ जाते हैं, जिसके वजह से उनको इस स्कीम को यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ कहाँ पर जो है वो वर्क करे। ये 5 करोड़ जो रुपीज़ है उनके लिए स्पेशली जो है वो काफ़ी कम पड़ जाता है, क्योंकि उनका जो एरिया होता है वो काफ़ी बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू एमपीज जो कि लोकसभा मेंबर होते हैं। सो उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, उनके लिए 5 करोड़ का जो पैसा है वो काफ़ी ज़्यादा कम पड़ जा रहा है। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम उनको सामने निकल करके आ रहा है। तो दोस्तों, ये कुछ प्रॉब्लम्स थे जो कि एमपी लैड स्कीम को लेकर के आ रहे हैं। अब इसके ऊपर चर्चा हो रही है। अब तो 2 साल के लिए बिल्कुल सस्पेंड ही हो चुका है, तो 2 साल बाद देखते हैं कि इसमें क्या डेवलपमेंट आगे चल करके आता है। तो दोस्तों, एग्जाम को देखते हुए ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन वो आपको एसएससी रेलवे में भी काफ़ी उम्मीद है कि क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप इसको लाइक कीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप